एक समय की बात है, एक ऐसी रानी थी जो अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन एक बात थी जो उसकी सुंदरता में भी उसे खटकती थी, उसकी नाक। वह सुंदर थी पर रानी को अपनी नाक में थोड़ी कमी दिखती थी और कोई भी चित्रकार उसे सही ढंग से चित्रित नहीं कर पाता था। कई प्रतिभाशाली चित्रकारों को रानी का चित्र बनाने के लिए बुलाया गया। हर कोई अपनी कला का प्रदर्शन करता, लेकिन जब भी चित्र बनकर तैयार होता, रानी की आंखें गुस्से से सिकुड़ जाती। चाहे चित्र कितना भी सुंदर बना हो, रंग कितने भी जीवंत हों, रानी को अपनी नाक हमेशा विकृत लगती थी। फिर से असफल, वह चिल्लाती। उसकी आवाज राजमहल में गूंजती थी, क्या तुम सब अंधे हो? क्या कोई भी सच्ची सुंदरता नहीं देख सकता? उसका गुस्सा तेज और कठोर था। जो भी चित्रकार उसकी नाक को सही ढंग से चित्रित करने में विफल रहता, उसे तुरंत शाही काल कोठरी में डाल दिया जाता था। जल्द ही राज्य के कुछ सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों से काल कोठरियां भर गईं और उनके ब्रश और रंग धूल फांक रहे थे। लेकिन जो चित्रकार रानी का क्रूप या भयानक चित्र बनाने की हिम्मत करते थे, जिनकी नाक की प्रस्तुति न केवल अपूर्ण थी बल्कि पूरी तरह से राक्षसी थी, उनके लिए एक और भी भयानक भाग्य इंतजार कर रहा था। उन्हें केवल कैद नहीं किया जाता था, इसके बजाय रानी अपने ठंडे क्रोध में उन्हें एक भयानक अंत की सजा देती थी। इन दुर्भाग्यपूर्ण कलाकारों को मौत के घाट उतार दिया जाता था और उनके शरीर को शाही जंगलों में घूमने वाले जंगली जानवरों को खिला दिया जाता था, जो किसी को भी अपनी सुंदरता का मजाक उड़ाने की हिम्मत करने वालों के लिए एक क्रूर सबक था। रानी के क्रोध का डर कलाकारों के समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल गया। जल्द ही किसी भी कलाकार ने महल के पास जाने की हिम्मत नहीं की, जिससे सुंदर रानी एक भी ऐसे चित्र के बिना रह गई जो उसके असंभव मानकों को पूरा कर सके, और उसका राज्य बिना किसी स्वतंत्र चित्रकार के रह गया। समय बीतता गया और रानी का गुस्सा तो कम नहीं हुआ, पर उसे अपनी एक सही तस्वीर की चाहत अब भी सता रही थी। एक दिन उसने राज्य भर में एक नई घोषणा करवाई, जो भी चित्रकार मेरी नाक का सही और सुंदर चित्र बनाएगा, उसे 100 सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। यह खबर सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। 100 सोने की अशर्फियां, यह कोई छोटी रकम नहीं थी। इसी लालच में राज्य के एक सिपाही ने अपने बेटे को, जो चित्रकला में थोड़ा बहुत माहिर था, रानी का चित्र बनाने के लिए भेजा। सिपाही का बेटा, जिसका नाम आदित्य था, बहुत डरा हुआ था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, रानी बहुत क्रूर हैं। अगर उन्हें मेरा चित्र पसंद नहीं आया तो वे मुझे भी मार डालेंगी या जेल में डाल देंगी। लेकिन सिपाही ने उसे समझाया कि यह उनके परिवार के लिए गरीबी से निकलने का एक सुनहरा मौका है। डरते डरते आदित्य रानी के महल पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने रानी को पहली बार देखा। रानी वास्तव में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भय और अकेलापन साफ झलक रहा था। आदित्य ने पूरी हिम्मत जुटाकर चित्र बनाना शुरू किया। हर स्ट्रोक के साथ उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। कई दिनों की कड़ी मेहनत और डर के बीच आदित्य ने आखिरकार चित्र पूरा किया। वह उस तस्वीर को लेकर रानी के सामने गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी का फैसला होने वाला है। आदित्य ने डरते हुए चित्र रानी के सामने रखा। रानी ने अपनी गहरी पैनी नजर से चित्र को देखा। आदित्य की सांसें थमी हुई थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद रानी के चेहरे पर थोड़ी संतुष्टि दिखाई दी है, लेकिन अगले ही पल रानी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। यह क्या बकवास है? रानी चिल्लाई। उसकी आवाज महल की दीवारों में गूंज उठी। यह नाक, यह फिर से वही गलती है। तुम भी बाकियों की तरह हो, मेरी सुंदरता को समझने में असमर्थ। आदित्य ने कांपते हुए कहा, महारानी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। लेकिन रानी सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में आग थी। कोशिश? तुम्हारी कोशिश ने मेरी नाक को और बदसूरत बना दिया है। लगता है तुम्हें भी बाकी निकम्मे चित्रकारों के साथ ही जगह मिलनी चाहिए। और फिर बिना किसी और बात के रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे ले जाओ, इसे भी उन्हीं काल कोठरियों में डाल दो जहां इसके बाकी साथी। आदित्य को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। 2 मजबूत सैनिक उसे पकड़कर घसीटते हुए ले गए। महल के गलियारों से होते हुए उसे सीधे उन अंधेरी नम काल कोठरियों में धकेल दिया गया, जहां पहले से ही कई और चित्रकार अपनी किस्मत को कोस रहे थे। आदित्य ने सोचा कि उसका अंत भी शायद उन जानवरों के मुंह में ही होगा जिनकी कहानियां उसने सुनी थी। रानी का गुस्सा इतना गहरा था कि किसी को बख्शती नहीं थी। अब आदित्य भी उन अभागे चित्रकारों में से एक था जिसकी कला रानी की अंधी सुंदरता की चाहत का शिकार हो गई थी। काल कोठरी में धकेल दिए जाने के बाद आदित्य को अपने से भी बड़े एक दुखद भाग्य का सामना करना पड़ा। उसे उसी सेल में डाला गया जहां एक महान चित्रकार, जिसका नाम रविंद्र था, पहले से ही कैद था। रविंद्र की उम्र काफी हो चुकी थी और उनकी कला की धूम कभी पूरे राज्य में थी। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अद्भुत चमक थी। स्वागत है युवा चित्रकार, रविंद्र ने खांसते हुए कहा। लगता है तुम भी उसी अपूर्ण नाक के शिकार हो गए। आदित्य ने डरते हुए सिर हिलाया। तभी जेल के सिपाहियों ने एक नई घोषणा की। रानी ने फिर एक शर्त रखी थी, जो चित्रकार जेल में रहकर ही मेरा सबसे सुंदर चित्र बनाएगा, उसे जीवन दान दिया जाएगा और उसे सभी कैदियों के साथ रिहा कर दिया जाएगा।
यह सुनकर जेल की उदासी में एक नई उम्मीद की किरण जगी, लेकिन साथ ही डर भी था। रविंद्र और आदित्य ने मिलकर चित्र बनाना शुरू किया। रविंद्र ने अपनी बची हुई शक्ति और अनुभव को एक अद्भुत चित्र में उड़ेल दिया। उन्होंने रानी की सुंदरता को उस तरह से चित्रित किया जैसे किसी ने पहले नहीं किया था, जिसमें उसकी नाक भी बिल्कुल सही लग रही थी, जैसे कि उन्होंने उसकी आत्मा को देखा हो। जब चित्र पूरा हुआ तो रविंद्र ने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, बेटा, यह चित्र तुम लेकर जाओ। मेरी जिंदगी तो वैसे भी कम बची है। इस चित्र को तुम रानी को दिखाओगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम कुछ और जिंदगी जी लोगे। आदित्य भावुक हो गया, लेकिन रविंद्र के कहने पर वह चित्र लेकर रानी के सामने पेश हुआ। उसका दिल फिर से धड़क रहा था, पर इस बार उम्मीद की एक नई किरण थी। रानी ने चित्र पर एक नजर डाली और फिर दूसरी। उसकी आंखें खुली रह गईं। यह वही चित्र था जिसकी उसे तलाश थी। उसकी नाक इतनी स्वाभाविक, इतनी सुंदर और इतनी सजीव दिख रही थी कि रानी मंत्रमुग्ध हो गई। वह चित्र की सुंदरता में पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। रानी चित्र को एकटक देखती रही। उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची मुस्कान खिली थी। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसे वह खजाना मिल गया हो जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। उसकी प्रसन्नता देखते ही बन रही थी। यह अद्भुत है, रानी ने खुशी से कहा। यह है वह चित्र जिसकी मुझे हमेशा से चाह थी। मेरी नाक, यह बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं इसे देखती हूँ। तुमने ये कमाल कर दिखाया युवा चित्रकार। तुमने अपनी जान बचा ली और अपना इनाम भी जीता। रानी की इतनी खुशी देखकर आदित्य को अपनी अंतरात्मा कचोटने लगी। वह जानता था कि यह चित्र उसने नहीं बल्कि रविंद्र ने बनाया था। यह इनाम उसका नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कांपते हुए पर दृढ़ आवाज में बोला, महारानी, यह चित्र मैंने नहीं बनाया है। रानी चौंक गई। उसकी खुशी अचानक संदेह में बदल गई। तो किसने बनाया है? उसने पूछा। उसकी आवाज में फिर से सख्ती आने लगी थी। यह चित्र जेल में बंद महान चित्रकार रविंद्र ने बनाया है, महारानी, आदित्य ने पूरी बात बताते हुए कहा। उनकी उम्र हो चुकी है और उन्होंने अपनी बची हुई सारी कला और शक्ति इस चित्र में लगा दी। उन्होंने कहा कि मेरी जान बच जाए, इसलिए मैंने यह चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया। आदित्य की सच्चाई सुनकर रानी अवाक रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने के बजाय सच बोलने की हिम्मत करेगा। रानी की आंखों में आश्चर्य और फिर सम्मान के भाव आए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इतने प्रतिभाशाली कलाकारों को उसने सिर्फ अपनी जिद के कारण जेल में डाल रखा था। तुमने सच बोलकर मुझे और भी प्रसन्न कर दिया युवा, रानी ने कहा। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी कला दोनों ही अतुलनीय हैं। तत्काल रानी ने आदेश दिया कि रविंद्र को ससम्मान कारावास से बाहर लाया जाए। जब रविंद्र बुढ़ापे की कमजोरी के साथ रानी के सामने आए तो रानी ने झुककर उनका सम्मान किया। महान चित्रकार रविंद्र, रानी ने कहा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। आपकी कला और आदित्य की सच्चाई ने मेरी आंखें खोल दी हैं। रानी ने रविंद्र और आदित्य दोनों को जीवन दान दिया और उन्हें तुरंत राज्य का शाही चित्रकार नियुक्त कर दिया। अपनी नई तस्वीर से अभिभूत और रविंद्र तथा आदित्य की ईमानदारी से प्रभावित होकर रानी का हृदय अब तक के सबसे बड़ी हृदय आनंद से भर गया था। यह चित्र सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह उसकी जिद और उसके मन की उलझन से मुक्ति का प्रतीक था। उसने तत्काल आदेश दिया कि इस अद्भुत चित्र की कई प्रतियां बनाई जाएं। फिर एक शाही फरमान जारी किया गया। रानी ने घोषणा की कि उसके इस सुंदर चित्र को राज्य के हर गाँव, हर शहर और हर सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जाए। सैनिकों को आदेश दिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि हर नागरिक इस चित्र को देखे और रानी की सच्ची सुंदरता से परिचित हो। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। इस चित्र को देखने वाला हर वह राजकुमार जो स्वयं को मेरी योग्यता के अनुरूप समझता है, उसे मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह एक अभूतपूर्व घोषणा थी। इतने सालों तक रानी ने अपनी सुंदरता की कमी के डर से कभी विवाह के बारे में नहीं सोचा था और अब अपनी सच्ची तस्वीर को देखकर उसे लगा कि वह अब विवाह के लिए तैयार है। यह चित्र सिर्फ उसकी सुंदरता का प्रमाण नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर आए बदलाव का भी प्रतीक था। एक ऐसी रानी जो अब अपनी असलियत को स्वीकार कर चुकी थी और डर से परे जाकर जीवन में आगे बढ़ने को तैयार थी। पूरे राज्य में राजकुमारों और उनके दूतों में खलबली मच गई। हर कोई उस महान रानी का हाथ थामना चाहता था जिसकी सुंदरता की चर्चाएं अब नए सिरे से पूरे देश में फैल चुकी थीं। रानी की घोषणा सुनते ही दूर दूर के राज्यों से राजकुमारों का तांता लगने लगा। हर कोई उस असाधारण रूपवती रानी को करीब से देखना और उसका हाथ थामना चाहता था। महल में हर दिन नए राजकुमारों का आगमन होता था जो अपनी वेशभूषा, धन और बल का प्रदर्शन करते थे। लेकिन रानी इतनी आसानी से किसी को अपना जीवन साथी बनाने वाली नहीं थी। उसने सभी राजकुमारों के सामने एक कठिन शर्त रखी। मैं केवल उसी राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएगा, और हाँ, मेरी सच्ची सुंदरता को भी वही देख पाएगा जो इन प्रश्नों का समाधान करेगा। यह सुनकर कई राजकुमारों के चेहरे पर निराशा छा गई, क्योंकि वे केवल रानी के रूप पर मोहित थे, उसकी बुद्धि पर नहीं। एक एक करके हर राजकुमार को रानी के सामने लाया गया। रानी उनसे 3 प्रश्न पूछती जो केवल ज्ञान या बल से संबंधित नहीं थे, बल्कि बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और गहरी समझ से जुड़े थे।
कई राजकुमार जो घमंड में चूर होकर आए थे रानी के पहले प्रश्न पर ही अटक जाते और शर्मिंदा होकर लौट जाते। कुछ राजकुमारों ने हिम्मत दिखाई और दूसरे प्रश्न तक पहुंचे, लेकिन अंततः वे भी रानी की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। कोई भी राजकुमार रानी के तीनों प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए। सैकड़ों राजकुमार आए और खाली हाथ लौट गए। रानी अब भी अकेली थी और उसके प्रश्न अनुत्तरित थे। ऐसा लगने लगा था कि रानी को कभी अपना योग्य वर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी सुंदरता को निहारने वाले तो बहुत थे, पर उसकी बुद्धि का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। अपनी नई तस्वीर से अभिभूत और रविंद्र तथा आदित्य की ईमानदारी से प्रभावित होकर रानी का हृदय अब तक के सबसे बढ़े आनंद से भर गया था। यह चित्र सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह उसकी जिद और उसके मन की उलझन से मुक्ति का प्रतीक था। उसने तत्काल आदेश दिया कि इस अद्भुत चित्र की कई प्रतियां बनाई जाएं। फिर एक शाही फरमान जारी किया गया। रानी ने घोषणा की कि उसके इस सुंदर चित्र को राज्य के हर गांव, हर शहर और हर सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किया जाए। सैनिकों को आदेश दिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि हर नागरिक इस चित्र को देखे और रानी की सच्ची सुंदरता से परिचित हो। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई, जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। इस चित्र को देखने वाला हर वह राजकुमार जो स्वयं को मेरी योग्यता के अनुरूप समझता है, उसे मेरे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह एक अभूतपूर्व घोषणा थी। इतने सालों तक रानी ने अपनी सुंदरता की कमी के डर से कभी विवाह के बारे में नहीं सोचा था, और अब अपनी सच्ची तस्वीर को देखकर उसे लगा कि वह अब विवाह के लिए तैयार है। यह चित्र सिर्फ उसकी सुंदरता का प्रमाण नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर आए बदलाव का भी प्रतीक था। एक ऐसी रानी जो अब अपनी असलियत को स्वीकार कर चुकी थी और डर से परे जाकर जीवन में आगे बढ़ने को तैयार थी। पूरे राज्य में राजकुमारों और उनके दूतों में खलबली मच गई। हर कोई उस महान रानी का हाथ थामना चाहता था, जिसकी सुंदरता की चर्चाएं अब नए सिरे से पूरे देश में फैल चुकी थीं। रानी की घोषणा सुनते ही दूर दूर के राज्यों से राजकुमारों का तांता लगने लगा। हर कोई उस असाधारण रूपवती रानी को करीब से देखना और उसका हाथ थामना चाहता था। महल में हर दिन नए राजकुमारों का आगमन होता था, जो अपनी वेशभूषा, धन और बल का प्रदर्शन करते थे। लेकिन रानी इतनी आसानी से किसी को अपना जीवन साथी बनाने वाली नहीं थी। उसने सभी राजकुमारों के सामने एक कठिन शर्त रखी। मैं केवल उसी राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएगा, और हाँ, मेरी सच्ची सुंदरता को भी वही देख पाएगा जो इन प्रश्नों का समाधान करेगा। यह सुनकर कई राजकुमारों के चेहरे पर निराशा छा गई, क्योंकि वे केवल रानी के रूप पर मोहित थे, उसकी बुद्धि पर नहीं। एक एक करके हर राजकुमार को रानी के सामने लाया गया। रानी उनसे 3 प्रश्न पूछती, जो केवल ज्ञान या बल से संबंधित नहीं थे, बल्कि बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और गहरी समझ से जुड़े थे। कई राजकुमार जो घमंड में चूर होकर आए थे रानी के पहले प्रश्न पर ही अटक जाते और शर्मिंदा होकर लौट जाते। कुछ राजकुमारों ने हिम्मत दिखाई और दूसरे प्रश्न तक पहुंचे, लेकिन अंततः वे भी रानी की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। कोई भी राजकुमार रानी के तीनों प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए। सैकड़ों राजकुमार आए और खाली हाथ लौट गए। रानी अब भी अकेली थी और उसके प्रश्न अनुत्तरित थे। ऐसा लगने लगा था कि रानी को कभी अपना योग्य वर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी सुंदरता को निहारने वाले तो बहुत थे, पर उसकी बुद्धि का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। रानी के दरबार में राजकुमारों के आने जाने और खाली हाथ लौटने का सिलसिला जारी रहा। कई महीने बीत गए, लेकिन कोई भी रानी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। रानी अब थोड़ी उदास रहने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसे कभी अपना योग्य साथी नहीं मिलेगा। एक दिन जब दरबार में कोई राजकुमार मौजूद नहीं था, आदित्य, वही युवा चित्रकार जिसने सच्चाई बोलकर रविंद्र और अपनी जान बचाई थी, ने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से रानी के सामने आने की अनुमति मांगी। रानी ने आश्चर्य से उसे देखा। क्या बात है आदित्य, क्या तुम मुझे कोई नया चित्र दिखाना चाहते हो? आदित्य ने सम्मान पूर्वक झुकते हुए कहा, नहीं महारानी, मैं जानता हूँ कि मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ और न ही मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव रखने आया हूँ, परंतु मैं आपके प्रश्नों को सुनना चाहता हूँ। रानी कुछ पल के लिए शांत रही। उसकी आंखों में कौतूहल था। यह अजीब था, एक चित्रकार जो राजकुमार भी नहीं था उसके प्रश्नों को सुनना चाहता था। तुम मेरे प्रश्नों को क्यों सुनना चाहते हो आदित्य? रानी ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। आदित्य ने अपनी नजरें रानी की ओर उठाईं और दृढ़ता से कहा, महारानी, मैंने आपकी सच्ची सुंदरता को उस दिन देखा था जब आपने महान चित्रकार रविंद्र की कला को पहचाना और मेरी सच्चाई का सम्मान किया। उस दिन मुझे लगा कि आपकी सुंदरता केवल आपके चेहरे में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा और आपके न्याय में भी है। शायद मेरे पास आपके प्रश्नों का उत्तर न हो, पर मुझे विश्वास है कि एक सच्चा कलाकार होने के नाते मैं उन्हें समझने का प्रयास कर सकता हूँ। रानी थोड़ी देर सोचती रही। आदित्य की यह बात उसे छू गई थी। उसने सैकड़ों राजकुमारों के अहंकारी चेहरे देखे थे, लेकिन आदित्य की नम्रता और बुद्धिमत्ता उसे आकर्षित कर रही थी। ठीक है आदित्य, रानी ने अंततः कहा, तुम्हारी जिज्ञासा और तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें अपने प्रश्न सुनाती हूँ।
लेकिन याद रखना, तुम केवल प्रश्न सुनने आए हो, उत्तर देने का अधिकार राजकुमारों के लिए सुरक्षित है। आदित्य ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। रानी ने अब उसे अपनी ओर बुलाया और अपने 3 प्रश्न कहने लगी, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े राजकुमार भी घबरा जाते थे। रानी ने अपनी शर्त के अनुसार आदित्य को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन एक हल्की सी उत्सुकता भी थी कि यह चित्रकार उसके प्रश्नों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। ठीक है आदित्य, रानी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, ध्यान से सुनो। मेरा पहला प्रश्न एक कहानी के भीतर छिपा है। रानी ने सांस ली और एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर हिरण रहता था। उसकी चमड़ी इतनी चमकदार थी कि सूरज की रोशनी पड़ते ही वह हीरे मोतियों की तरह जगमगाती थी। जंगल के सभी जानवर उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे, लेकिन वह हिरण हमेशा उदास रहता था। उसे डर था कि उसकी यह अनोखी सुंदरता ही उसे शिकारी की नजर में ले आएगी और एक दिन उसका अंत कर देगी। रानी ने कहानी रोक दी और आदित्य की आंखों में देखा। तो मेरा प्रश्न ये है आदित्य, इस सुंदर हिरण को अपने डर से मुक्ति कैसे मिल सकती है और उसकी सुंदरता उसके लिए शाप के बजाय वरदान कैसे बन सकती है? पूरा दरबार खामोश था। कई राजकुमार इस प्रश्न पर पहले ही उलझ चुके थे। कुछ ने कहा था कि उसे छिप जाना चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे अपनी सुंदरता को त्याग देना चाहिए, और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सुंदरता ही उसकी किस्मत है और वह कुछ नहीं कर सकता। आदित्य ने कुछ पल सोचा। उसने रानी की कहानी को गहराई से समझा। फिर उसने धीरे से कहा, महारानी, उस सुंदर हिरण को अपने डर से मुक्ति तब मिलेगी जब वह अपनी सुंदरता को छिपाने के बजाय उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा। रानी ने भौहें उठाई। यह एक नया उत्तर था। आदित्य ने अपनी बात जारी रखी। यदि वह हिरण अपनी चमक का उपयोग रात के अंधेरे में भटक रहे छोटे जानवरों को रास्ता दिखाने के लिए करे, या अपनी चमक से किसी शिकारी को दूर भगाकर अन्य जानवरों की रक्षा करे, तो उसकी सुंदरता उसके लिए शाप नहीं बल्कि एक शक्ति बन जाएगी। जब वह दूसरों के काम आएगा तो उसका डर स्वयं ही खत्म हो जाएगा और उसे अपनी सुंदरता में एक नया अर्थ मिलेगा। बहुत खूब आदित्य, रानी ने कहा, तुम्हारा पहला उत्तर अप्रत्याशित और विचारणीय था। अब मेरे दूसरे प्रश्न के लिए तैयार रहो। यह भी एक कहानी है। रानी ने एक और कहानी सुनाना शुरू किया। एक बहुत पुराना विशाल वृक्ष था जो अपनी छाया से दूर दूर तक यात्रियों को आराम देता था। उसके फल मीठे थे और उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि उसने कई तूफानों का सामना किया था। लेकिन एक दिन उस वृक्ष को एहसास हुआ कि वह सूखता जा रहा है। उसकी पत्तियां पीली पड़ रही थीं और उसकी शाखाएं कमजोर होती जा रही थीं, क्योंकि उसके पास अब कोई नदी या जल स्रोत नहीं था। वह जानता था कि एक दिन वह पूरी तरह सूख जाएगा और खत्म हो जाएगा। रानी ने कहानी रोक दी और आदित्य की आंखों में देखा। उसका स्वर इस बार थोड़ा अधिक गंभीर था। तो मेरा प्रश्न है आदित्य, यह महान वृक्ष जो स्वयं दूसरों को इतना कुछ देता रहा है, खुद को सूखने से बचाने के लिए क्या कर सकता है जब उसके पास कोई स्पष्ट जल स्रोत न हो? दरबार में फिर से चुप्पी छा गई। यह प्रश्न भी उतना ही जटिल था जितना पहला। कई राजकुमारों ने कहा था कि उसे वर्षा का इंतजार करना चाहिए, या किसी और वृक्ष से पानी मांगना चाहिए, या फिर उसे मर जाना चाहिए। आदित्य ने इस बार भी कुछ देर सोचा। उसने रानी की आंखों में झांका, जैसे वह कहानी के पीछे छिपे अर्थ को समझना चाहता हो। फिर उसने शांत और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, महारानी, उस महान वृक्ष को सूखने से बचाने के लिए उसे अपनी गहरी जड़ों को और भी गहराई तक फैलाना होगा। रानी ने धीरे से सिर हिलाया, मानो वह और सुनना चाहती हो। आदित्य ने अपनी बात जारी रखी। यदि कोई स्पष्ट नदी या जल स्रोत दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पानी है ही नहीं। अक्सर जीवन देने वाला जल सतह के नीचे गहराई में छिपा होता है। वृक्ष को अपनी जड़ों को और भी नीचे और भी दूर तक फैलाना होगा, ताकि वह जमीन के भीतर छिपी हुई नमी और उन भूमिगत जलधाराओं तक पहुंच सके जिन्हें ऊपर से नहीं देखा जा सकता। तभी वह फिर से हरा भरा हो सकेगा और दूसरों को छाया दे पाएगा। रानी अब आदित्य से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। उसके पिछले 2 उत्तरों ने न केवल रानी के प्रश्नों का समाधान किया था, बल्कि उसके हृदय को भी छुआ था। अब तीसरे और अंतिम प्रश्न की बारी थी। अक्सर सबसे कठिन साबित होता था। बहुत अच्छे आदित्य, रानी ने कहा, तुम्हारे उत्तरों में गहराई है। अब मेरा अंतिम प्रश्न सुनो, जो एक सुंदर स्त्री के चरित्र से जुड़ा है। रानी ने एक और कहानी सुनाना शुरू किया। एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि हर कोई उसे निहारता रहता था, लेकिन वह अकेली थी, क्योंकि उसे लगता था कि लोग केवल उसके रूप को देखते हैं, उसके गुणों को नहीं। वह चाहती थी कि कोई उसे उसकी सच्ची पहचान के लिए जाने, न कि सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता के लिए। उसने अनेक प्रयास किए, लेकिन फिर भी वह हमेशा अपनी सुंदरता के जाल में फंसी महसूस करती थी, जहाँ उसे केवल एक सुंदर प्रतिमा की तरह देखा जाता था। रानी ने कहानी समाप्त की और अपनी गहरी आंखों से आदित्य की ओर देखा। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी। तो मेरा अंतिम प्रश्न है आदित्य, यह सुंदर स्त्री कैसे यह सुनिश्चित कर सकती है कि लोग उसकी बाहरी सुंदरता से परे उसके आंतरिक गुणों, उसकी बुद्धि और उसके चरित्र को भी देखें और सराहें? पूरा दरबार, जो अब तक आदित्य के उत्तरों से चकित था, सन्नाटे में डूब गया। यह प्रश्न सबसे व्यक्तिगत और सबसे गहरा था, जो सीधे रानी की अपनी भावना से जुड़ा था।
कई राजकुमारों ने कहा था कि उसे अपनी सुंदरता छिपानी चाहिए या फिर साध्वी बन जाना चाहिए, लेकिन रानी को कभी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था। आदित्य ने कुछ पल गहरी सोच में बिताए। उसने रानी की आंखों में देखा, जहां उसे कहानी में वर्णित स्त्री की पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास से अपनी बात रखी। महारानी, उस सुंदर स्त्री को यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग उसके बाहरी रूप से परे उसके आंतरिक गुणों को देखें, उसे अपनी सुंदरता को उपयोग करना सीखना होगा, न कि केवल उसे प्रदर्शित करना। रानी ने ध्यान से सुना। आदित्य ने विस्तार से समझाया, अगर वह अपनी सुंदरता का उपयोग किसी नेक काम के लिए करती है, जैसे अपनी उपस्थिति से लोगों को प्रेरणा देना, अपनी बात कहने के लिए एक मंच के रूप में इसका इस्तेमाल करना, या अपनी प्रभावशाली छवि से किसी अच्छे उद्देश्य के लिए समर्थन जुटाना, तो लोग उसे केवल एक सुंदर चेहरे के रूप में नहीं देखेंगे। वे उसकी सुंदरता को उसके बुद्धिमान निर्णयों, उसके दयालु कार्यों और उसके मजबूत चरित्र से जोड़ेंगे। उसकी सुंदरता तब केवल एक आवरण नहीं रहेगी, बल्कि उसके आंतरिक गुणों की चमक को बढ़ाएगी। जब उसकी सुंदरता उसके श्रेष्ठ कार्यों का साधन बनेगी, तभी लोग उसे पूर्ण रूप से पहचान पाएंगे। आदित्य का उत्तर सुनकर रानी की आंखें भर आईं। यह वही उत्तर था जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। आदित्य ने न केवल उसके प्रश्न का उत्तर दिया था, बल्कि उसके मन की गहरी उलझन को भी समझ लिया था। उसने रानी को बताया था कि उसकी सुंदरता एक बाधा नहीं, बल्कि एक शक्ति बन सकती है, बशर्ते उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। रानी के चेहरे पर एक ऐसी शांति छा गई जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। उसे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रही थी, वह कोई राजकुमार नहीं, बल्कि यह विनम्र और समझदार चित्रकार था। रानी ने आदित्य से विवाह कर लिया, उसे राजा घोषित कर दिया और उसका नाम राजा आदित्य प्रताप सिंह रख दिया। राजकुमारी ने कहा, मैं आदित्य से विवाह करना चाहती हूँ। राजा ने आदित्य से कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम हमारी राजकुमारी के योग्य हो, क्योंकि तुम एक चित्रकार हो, कोई राजा नहीं। राजा ने आदित्य की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा, तुम्हें नगर में जाकर कुछ खाने के लिए मांगना होगा, लेकिन ध्यान रहे, नगर में कुछ मांगना नियम के खिलाफ है। यह एक कठिन काम था। आदित्य ने सोचा, मैं कैसे मांगूंगा जबकि यह नियम के खिलाफ है? अगर मैं पकड़ा गया तो शायद मुझे सजा हो जाए। राजा ने आदित्य की ओर देखा और बोले, यह एक कठिन काम है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। आदित्य ने गहरी सांस ली और राजा से कहा, महाराज, मुझे अपनी राजकुमारी के योग्य साबित करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। आदित्य अपनी तलवार लेकर नगर की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक ही विचार था, मुझे यह करना है। जब आदित्य नगर के बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि लोग अपनी दुकानों पर काम कर रहे थे। किसी ने उसे नहीं देखा। आदित्य ने सोचा, अगर मैं किसी से कुछ मांगूंगा तो वे मुझे पकड़ लेंगे। तभी आदित्य की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो अपनी दुकान में बैठकर कुछ बेच रही थी। आदित्य उसके पास गया और बोला, माँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। बूढ़ी औरत ने आदित्य की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा, तुम इस नगर में नए लगते हो, यहाँ कोई भी कुछ मांगता नहीं है। आदित्य और आगे बढ़ गया। वह बहुत व्याकुल हो उठा था। आदित्य नगर में भटक रहा था और उसे बहुत प्यास लगी थी। वह एक बूढ़ी महिला के पास पहुंचा और बोला, हे माँ, मुझे पानी पिला दो। बूढ़ी महिला ने कहा, पानी मैं दे सकती हूँ, पर पहले तुम अपना परिचय दो। आदित्य ने कहा, मैं पथिक हूँ। बूढ़ी महिला ने हंसते हुए कहा, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। सच बताओ, तुम कौन हो? आदित्य ने कुछ सोचा और बोला, मैं मेहमान हूँ। बूढ़ी महिला ने फिर कहा, मेहमान तो केवल दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन। कब खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सच बताओ, तुम कौन हो? आदित्य ने उत्तर दिया, मैं सहनशील हूँ। बूढ़ी महिला ने फिर कहा, सहनशील तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो पृथ्वी है जो मानवों के पापों का बोझ ढोती है, और दूसरे वो पेड़ जो पत्थर पड़ने पर भी फल देते हैं। सच बताओ, तुम कौन हो? आदित्य ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं मूर्ख हूँ, यह जानने के लिए कि मैं कैसा हूँ। यह सुनकर बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम बहुत सहनशील हो जो प्यास में भी मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहे। आदित्य उनके पैरों पर गिर गया और अपनी सारी आपबीती बताई। बूढ़ी महिला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चाहे राजा मुझे फांसी ही क्यों न दे दे, मैं तुम्हें भिक्षा जरूर दूंगी। महिला ने आदित्य को एक चांदी का सिक्का दिया और कहा, जब राजा तुमसे कुछ पूछे तो उससे एक पहेली पूछना, वह समझ जाएगा कि तुम्हारी मदद किसने की। आदित्य ने वैसा ही किया और महल पहुंच गया। आदित्य को देखकर राजा हैरान हो गए। राजा ने पूछा, यह सिक्का कहाँ से मिला? आदित्य ने उत्तर में एक पहेली बुझाई। एक रानी जो कभी महल की नहीं थी, पर जिसने महल को रोशन किया। एक प्रेम जो कभी पूरा नहीं हुआ, पर जिसने हमेशा साथ दिया। राजा समझ गए कि यह सिक्का राजा की प्रेमिका ने दिया है, जिसको राजा ने राजपाट के लालच में छोड़ दिया था। उनके चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने आदित्य के ज्ञान की परीक्षा के लिए एक पहेली पूछी। राजा ने कहा, एक चीज जो कभी दिखती नहीं पर हमेशा साथ रहती है, जो बीत जाए तो वापस नहीं आती, पर जिसका असर हमेशा रहता है।
बताओ वह क्या है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज वह समय है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अपनी गलती पर अफसोस है। मैंने अपनी प्रेमिका के साथ जो किया वह माफ करने योग्य नहीं है, पर मैं समय को वापस नहीं ला सकता हूँ। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने आदित्य से कहा, तुमने मुझे यह एहसास दिलाया है कि सच्ची दौलत राजपाट नहीं बल्कि प्रेम है। मैं तुम्हें राजकुमारी के योग्य वर मानता हूँ। राजा ने उसी दिन आदित्य और राजकुमारी का विवाह करवा दिया। रानी ने आदित्य से विवाह कर लिया, उसे राजा घोषित कर दिया और उसका नाम राजा आदित्य प्रताप सिंह रख दिया।